गुड इवनिंग आप सभी को। सब बढ़िया ना। देखिए आज हमारा एक नया चैप्टर है अध्याय 9, जिसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता। क्या कहते हैं? अध्याय 9 इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। क्या होता है प्रत्यास्थता? जानते हैं आप? नहीं, आप लोगों को पढ़ाया गया है ना? नहीं पता? आपको पता है बच्चा? सबसे पहले आपको पदार्थ के 5 गुण के बारे में आपको पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? 5। क्या क्या कोई बता सकता है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। तो देखिए, ठोस आप सभी ने देखा, ये ठोस है। पानी को आपने देखा है, द्रव है। आप जानते हैं कि गैसेस हैं। उसी प्रकार जो शहद होते हैं उसे आप प्लाज्मा कह सकते हैं। ना तो वो सॉलिड है और ना ही वो लिक्विड है। आ रहे समझ में? समझे? अभी तक अगर कोई आपसे पूछते कि शहद क्या है तो क्या बोलते? पता था शहद किसका एग्जाम्पल है? हाँ बोलो। ग्लिसरीन देखे हो? ग्लिसरीन, ग्लिसरीन किसका एग्जाम्पल है? नहीं, आप ये बताइए मेरे को कि आप लोग जब भी पदार्थ पहली बार तो नहीं पढ़े होंगे और पढ़े होंगे, तो आपने कभी टीचर से नहीं पूछा कि प्लाज्मा का एग्जाम्पल बताइए टीचर करके? क्यों नहीं पूछ पाए कभी? खाली टीचर बोल देते थे कि 5 प्रकार होते हैं ऐसे करके। देखिए, आप लोग के जानने की इच्छा नहीं तो टीचर क्यों बताएंगे? ठीक है, बोस-आइंस्टीन क्या होता है उसके कोई एग्जाम्पल? तो बोस-आइंस्टीन एक आर्टिफिशियल होते हैं। इसको जो है लैब में तैयार किया जाता है। किसमें तैयार किया जाता है? लैब में बनाया जाता है इसको। एक प्रकार का जो बोस-आइंस्टीन है, बोस और आइंस्टीन ने आपस में काम किया और जो है एक प्रकार का पदार्थ बनाया था। ठीक है, अपने नाम पर उन्होंने रखा था उसको। ठीक है। तो प्रत्यास्थता क्या होता है, इसको समझने से पहले आप सभी को इस चैप्टर में हम ठोस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ठोस क्या होता है, सॉलिड क्या है, कोई मुझे बता सकता है? आप बताइए प्रीति। चौक। और टेबल, चेयर, मोबाइल सब ठोस है। ठीक। बहुत सारी वस्तु यहाँ पे आपको ठोस ही दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर द्रव आपको दिख ही नहीं रहा है। ठीक है। ठीक जी। तो देखिए, ठोस में क्या गुण होते हैं? आखिर ठोस ठोस क्यों है? किस कारण से वो ठोस है? किस कारण से कोई द्रव है और किस कारण से वह गैस है? कोई बता सकता है? आपको मैं पूछूं, ठीक है, पदार्थ की अवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होता है? नहीं समझे मैंने क्या कहा? पदार्थ की आपने बोला 5 अवस्थाएं होती हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है कि आखिर वो ठोस ठोस ही क्यों है, द्रव द्रव ही क्यों है? बोलिए। क्योंकि उनके बीच पाया जाने वाला अंतर आणविक बल। क्या बल? अंतर आणविक आकर्षण बल, इंटरमोलिक्यूलर जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, उस वही क्या है इसका कारण है। याद रखिएगा, जैसे कोई आपको बोले कि ठोस ठोस है, द्रव द्रव है, उसको ऐसी कौन बनाए रखा है, तो आप बता सकते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये है। ठीक है, अगर कभी पूछ दे तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से। इस चैप्टर में हम सबसे पहले आपको पढ़ाने वाले हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसको आप हिंदी में कहते हैं विरूपक बल या बाह्य विरूपक बल। क्या बोलते हैं? बाह्य विरूपक बल, या इसे आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, क्या होता है विरूपक बल? माय डियर स्टूडेंट्स, विरूपक बल हम उसे कहते हैं तनिषम। यदि किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी पिन पर आप बल लगाएं बेटा, तो वो उसकी आकृति को बदल दे। किसको बदल दे? उसकी लंबाई हाँ, उसकी लेंथ को चेंज कर दे, उसके शेप को बदल दे। बहुत सारे जो उसमें चेंजेबल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं?
विरूपक बल कहते हैं। विरूपक बल एक एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है। नहीं समझे? जैसे यदि मैं, मान लीजिए आप अपने बुक पर अगर फोर्स लगाएं या किसी गीली मिट्टी पर फोर्स लगाएं तो क्या होगा? जैसे एक गोल गोल है, एक मिट्टी है जो गीला है, उससे आप गोल खेलते हैं बच्चे लोग। आप लोगों ने भी खेला होगा, मिट्टी के खिलौने बनाए होंगे। कितने लोगों ने बनाए मिट्टी के खिलौने? क्या क्या बनाए थे? मोबाइल। वाह, गाड़ी कौन बनाया था? रोल्स रॉयस बनाए थे क्या? शेर बनाए थे। ठीक। तो आप जो गीली मिट्टी को अगर आप उस पर बल लगाते हैं, विरूपक बल एक प्रकार का बल है, वो फोर्स है। विरूपक का मतलब है कि उसके रूप को जो बदल दे। नाम से स्पष्ट है, विरूपक उसके विकृति, उसके रूप को में क्या कर दे, वह चेंज कर दे, उसे बदल दे, उसे क्या कहते हैं सानिया? डिफॉर्मिंग फोर्स। समझे? नहीं समझे? चलिए, हम विरूपक बल के आधार पर हम पदार्थ के को हम पढ़ेंगे। विरूपक बल के आधार पर हम क्या करेंगे? पदार्थों का, या सॉरी, विरूपक बल के आधार पर हम क्या करने जा रहे हैं? हम वस्तुओं को 3 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में? हम विरूपक बल के आधार पर उन्हें हम 3 रूप में उसे हम बांटते हैं। पहला है, चलिए पहला हम वस्तु देखते हैं, प्रत्यास्थ वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? प्रत्यास्थ, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, प्रत्यास्थ वस्तु। दूसरा है भंगुर, नहीं सुघट्य होगा, उसके बाद भंगुर। चलो कुछ नहीं होता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है सुघट्य, लाइन से लिख लेते हैं, सुघट्य। और तीसरा हम देखते हैं भंगुर। आ रहा है समझ में? ये हम 3 रूप से इसको हम पढ़ते हैं। इलास्टिक बॉडी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? इलास्टिक बॉडी। दूसरा को हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी, और तीसरा होता है ब्रिटल बॉडी। आ रहा है समझ में? इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी और ब्रिटल बॉडी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले प्रत्यास्थ वस्तु किसे कहते हैं। चलिए स्टार्ट करें। प्रत्यास्थ वस्तुएं बेटा उन वस्तुओं को कहा जाता है, बड़े ध्यान से समझेंगे, जिन वस्तुओं पर विरूपक बल लगाने से, कौन सा बल लगाने से? विरूपक बल लगाने से, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से। यदि आप किसी वस्तु पर क्या लगा रहे हैं? विरूपक बल लगा रहे हैं, तो उसकी आकृति बदल जाती है। लेकिन जब आप उस विरूपक बल को हटा लेते हो, आप क्या करते हैं? उस विरूपक बल को हटा लेते हो, तो वह अपनी पुनः अपनी स्थिति पर वापस लौट आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे आप किसी चांदी को, मेरे कहने का मतलब है, जैसे आपने रबड़ देखा है, रबड़ देखा है ना, रबड़ को आप इस प्रकार से फोर्स लगा के खींच दिए, जब आप उसको छोड़ेंगे तो क्या आप जैसा था वैसा नहीं होगा? वो होगा ना। ये है आपका प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थ इलास्टिसिटी बॉडीज। समझे कि नहीं? ये आपने सोना देखा है, पहने भी होंगे कान में, नाक में, ठीक है, आपकी मम्मियां पहनती होंगी गोल्ड। तो आप जो गोल्ड होते हैं, या सोना, चांदी, क्वार्टज, इन सभी को, या जो इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं, उनमें अगर आप विरूपक बल लगाते हैं तो उनकी आकृति बदल जाती है, और जब आप विरूपक बल हटा लेते हैं तो जैसा वैसा वो अपनी स्थिति में वापस लौट आता है। अब कई लोग इस सोच में पड़ गए, चंद्र सर क्या पढ़ा रहे हैं, हम सोना चांदी को अगर हम फोर्स लगाएंगे तो जो है वो तो फिर से उसको करेंगे तो नहीं आएगा, वो तो मेल्ट करके मैं बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर देके। आ रहा है समझ में? आपने कई बार देखा होगा ना कि उसको एकदम पिघला देते हैं, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे अलग अलग आकृति देते देते हैं कि नहीं, छोड़ देने पर फिर अपनी स्थिति पर वापस आ जाता है। याद आया? ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं जी? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। प्रत्यास्थ वस्तु क्या है? यदि किसी बॉडी पर, किसी वस्तु पर आप बल लगाए, तो बल लगाने से उसकी आकृति में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, और जब आप उस बल को आप हटा लेंगे तो अपनी पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस लौट आता है, उसे हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं।
समझे? दूसरा बेटा प्रत्यास्थ सुघट्य वस्तुएं क्या होती हैं? तो सुघट्य जिसको आप प्लास्टिक बॉडी कहते हैं बेटा, ऐसी वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए बेटा? डिफॉर्मिंग फोर्स लगा देंगे आप, तो वे जो वस्तुएं हैं वो उनकी आकृति तो बदल जाएगी। इधर देखिए, अगर आप जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा और इस ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, तो जैसे आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया, इसका शेप तो बदल जाएगा। और जैसे ये इस शेप का था, अब ये चेंज हो गया इस शेप में, मान लो सपोज दैट, मान लो ठीक है, या गोल है तो थोड़ा इस प्रकार से चेंज हो गया, जो भी, तो वो अगर आप विरूपक बल को हटा देंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स को, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको हटा देंगे, तो वापस जैसा पहले था उस शेप पे वापस नहीं लौटता है, उसको सुघट्य कहते हैं। समझे कि नहीं? जैसे प्लास्टिक, इस प्लास्टिक पर आप फोर्स लगा दोगे, खींच दोगे बेचारे को गरम करके, या आपने देखा है कई लोग गरम करके हो जाता है कभी कभी। अब आप पहले जैसे होगा क्या? वो नहीं होगा ना, ठीक है। और स्वेटर को जला देना, ठीक है। कहने का मतलब है आप किसी वस्तु को फोर्स लगा दे रहे हो, जैसे स्वेटर है, जैसे आप लोग रबड़ हम पहनते हैं कपड़े में भी, मान लीजिए उसको खींचिए बहुत ज्यादा, आप बोलोगे जो पहले जैसे हो, तो होगा क्या? वो नहीं समझे मैंने क्या कहा? ठीक है, सब समझ गए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, नाम से इसका प्लास्टिक है, गीली मिट्टी है, मोमबत्ती है, ठीक है, साबुन तो चुपड़ते होगे तो आप लोगों को पता हो। साबुन देखे हो? साबुन यूज करते हो? कौन सा साबुन यूज करती हो? लक्स, बेबी जॉनसन, अच्छा जॉनसन बेबी, ये तो छोटे बच्चों का साबुन होता है ना। आप अभी कैसे यूज करते हैं? अच्छा यूज कर सकते हैं, अच्छा अच्छा, चलो ठीक, आप संतूर यूज करते हो, कोई बात नहीं, ठीक। और आलिया आप क्या यूज करती हैं? पियर्स, ठीक। और सानिया से पूछते हैं, मोरिंगा, ये कैसे जंगल वंगल में बना है क्या मोरिंगो? मोगली बनाया है क्या मोरिंगो? अच्छा मोरिंग। तीसरा होता है भंगुर, भंगुर ब्रिटल, मतलब ऐसी वस्तुओं पर यदि आप फोर्स लगाएं, विरूपक बल लगाएं, तो वह क्या हो जाए? टूट जाए। जैसे कांच, कांच पर आप फोर्स लगाएंगे तो कांच क्या चेंज तो हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उस प्रकार को हम क्या कहते हैं? भंगुर कहते हैं। समझ में आप लोग को आया कि नहीं? कि नहीं आया? बताइए, आया कि नहीं? ब्रिटल बॉडीज क्या होते हैं? यदि आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए तो वह क्या हो जाए? वह बताइए, वह टूट जाते हैं। जैसे कांच हो गया, सूखी मिट्टी हो गया, ये सभी। सूखा मिट्टी देखे हो? उस पर यदि आप फोर्स ईंट में लगाएंगे तो टूट जाएगा वो, ठीक है ना। तो इस प्रकार की वस्तुएं, ठीक है। देखिए अगला हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है प्रतिबल। क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं? स्ट्रेस, ठीक है। क्या होता है प्रतिबल? तो चलिए समझते हैं। देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, प्रतिबल का मतलब होता है, ठीक है, F बाई ए, ठीक है। मतलब ए मतलब एरिया और F मतलब फोर्स। कैसा फोर्स? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर किसी एरिया पर लगने वाला फोर्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। समझे कि नहीं? नहीं समझे? मतलब प्रतिबल क्या होता है, स्ट्रेस क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? स्ट्रेस कहा जाता है। मतलब ऐसे, मतलब जो एरिया होता है उस पर जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इसके कारण ही क्या होता है, कोई किसी वस्तु का आकार या आकृति क्या होता है? बदलता है, मतलब उसमें वस्तु में परिवर्तन होता है इसी के कारण। समझे कि नहीं? ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला हम देखते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। क्या है पहला? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो
अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? लंबाई की दिशा में जो बल लगाया जाए, किस दिशा में जो बल लगाया जाए? लंबाई की दिशा में जो बल लगाया जाए उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। समझे कि नहीं? जैसे समझा रहा हूं, देखो ठीक है। जैसे ये एक वस्तु है, ये मान लीजिए लोहे का एक वस्तु है, इस पर हम बल लगा दिए तो ये क्या किया, ये इसके लंबाई में होने वाला परिवर्तन इस तरीके से, ये इसके एकांक लंबाई में जो परिवर्तन हुआ उसे हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। समझे कि नहीं? प्रतिबल क्या है? तो एकांक क्षेत्रफल पर, एरिया पर जो लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यदि कोई वस्तु है, इस पर आप फोर्स लगाएं तो उसकी लंबाई में होने वाला जो परिवर्तन है, किस पर? लंबाई की दिशा में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। समझे कि नहीं? समझ में आया? आ गया? कुछ पूछना है पूछिए। आगे बढ़े। दूसरा हम देखते हैं इस पर अभिलंब प्रतिबल। कौन सा प्रतिबल? नॉर्मल स्ट्रेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल स्ट्रेस। अभिलंब प्रतिबल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर, इधर देखिए, किसी वस्तु या किसी पिंड पर आप क्या लगाएं? बल लगाएं। लेकिन बल कैसे लगाएं? लंबवत, परपेंडिकुलर, नॉर्मल जो है बल लगाएं। ठीक है, नॉर्मल। जैसे ये एक वस्तु है, ठीक है, इस पर आप बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? इस पर बल लगा रहे हैं। कैसे बल लगा रहे हैं? लंबवत, इस तरीके से ये। तो इसमें जो होने वाला जो तो इसमें किस तरह का प्रकार का परिवर्तन होगा? इसके वैल्यू में परिवर्तन होगा, इसके आयतन में परिवर्तन होगा। होगा कि नहीं? जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु पर आप इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो उसका आयतन, उसका वैल्यू में तो चेंज होगा ना। अभिलंब प्रतिबल किसे कहते हैं? तो यदि किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाले बल को, ये देखिए, ये कैसा बल था? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। उसके लंबाई की दिशा में, किसी दिशा में ये, और ये लंबवत, किसी वस्तु पर लंबवत लगे, नॉर्मल लगे, परपेंडिकुलर। देखिए ये वस्तु है, इस पर नॉर्मल जो बल लग रहा है तो क्या चेंज करेगा? ये आयतन बदलेगा उसका। समझे कि नहीं? नहीं समझे? जैसे किसी डब्बा पे आप इस प्रकार से सीधा खड़े होकर फोर्स लगाओगे तो चेंज होगा कि नहीं? ठीक है, उसका वैल्यूम चेंज होगा ना। तो यही है, ठीक है। अभिलंब प्रतिबल क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। किसी पीड या पर लंबवत दिशा में जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब प्रतिबल कहा जाता है। इससे आयतन चेंज होता है, वैल्यूम चेंज होता है। इससे क्या चेंज होता है? ठीक है, समझे यहां तक बेटा? तीसरा होता है अपरूपण प्रतिबल। इसका तीसरा क्या है? अपरूपण, अपरूपण प्रतिबल। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में शेयरिंग स्ट्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शेयरिंग स्ट्रेस। ये क्या होता है? मान लीजिए स्पर्श रेखीय दिशा में जो बल लगाया जाता है, ठीक है, स्पर्श रेखीय दिशा मतलब मान लीजिए ये एक वस्तु है जो क्यूब के आकार का है। किस शेप का है? क्यूब का। ठीक है, और इसके स्पर्शीय, ठीक है, इसके स्पर्शीय मतलब इसके अपरूपण प्रतिबल से क्या होता है? किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है, उसका पूरा आकृति चेंज हो जाता है। आकृति समझते हो ना? आकृति क्या हो जाता है? उसका चेंज हो जाता है, उसे हम अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। फिर से समझाऊं? देखिए, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? जब किसी वस्तु की लंबाई की दिशा में जो बल लगाया जाता है उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, अर्थात उसकी लंबाई वृद्धि करे। अभिलंब प्रतिबल किसी वस्तु के लंबवत बल लगे, लंबवत, नॉर्मल, परपेंडिकुलर बल लगाया जाए उसे, उससे आयतन चेंज होता है। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। अपरूपण प्रतिबल क्या है? जिसको शेयरिंग स्ट्रेस कहा जाता है। यदि कोई वस्तु है, मान लो एक घन आकार का हम वस्तु मान लेते हैं, क्यूब शेप का, यदि हम उसके और कैसे बल लगाएं? उसके स्पर्श रेखीय, उसके स्पर्श पर, ठीक, उसके कॉर्नर पर यदि इस तरीके से हम उसके स्पर्श पर यदि हम बल लगाते हैं, जिससे क्या होता है? उसका आकृति क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं यहाँ पे विकृति, स्ट्रेन। इसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेन, विकृति। ये भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। ठीक है, आ रहे हैं समझ में? पहला होता है आपका अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, समझ गए? अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य
विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है? देखो, अगर आप प्रतिबल को अच्छे से अगर आप समझ गए तो इसमें कोई ज्यादा आपको समस्या नहीं होगा, ठीक है। क्या चीज? विकृति, विकृति का मतलब होता है किसी वस्तु के एकांक विमा में, ठीक है, उसके किसी एक डायमेंशन में, एकांक विमा में जो लगने वाला जो या उसमें जो परिवर्तन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं, ठीक है। विरूपक बल लगाने से, कौन सा बल लगाने से? रिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से, विरूपक बल लगाने से एकांक विमा में होने वाला परिवर्तन, विमा मतलब उसके डायमेंशन, किसी साइड में होने वाला जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहते हैं? उसे हम विकृति कहते हैं। जैसे समझे, समझे कि नहीं विकृति क्या है? नहीं समझे? बोलो, विकृति क्या है? यदि विरूपक बल लगाया जाए तो इसके एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति क्या है? ये इधर देखिए, ये होता है जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक क्या है, ये लोहे का एक छड़ है इस तरीके से, ठीक है। इस पर जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, ये कुछ इस तरह, इसका लंबाई मान लीजिए एल है, अभी क्या है, जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये जो है क्या किया, इतना डिस्टेंस, ठीक है, डेल एल इसमें क्या हो गया? चेंज हो गया फोर्स लगाने पर। ध्यान से देखो, ये है प्रारंभिक स्थिति और जब फोर्स लगा दिया गया तो ये इस वस्तु की स्थिति है। समझे कि नहीं मैंने क्या कहा? जब जैसे आप किसी तार को इस प्रकार से छीलते, पहले एक तार नॉर्मल आप देख लेते हैं, फिर उसके अगर आप छील देते हैं तो देखना उसकी प्रारंभिक स्थिति से उसका एक विमा बदल जाता है, बदलता है ना, किसी एक साइड बदल जाता है। अब खिस्सियों की दोनों साइड बढ़ता थोड़ी है, तो एक साइड पे अनुदैर्ध्य विकृति मतलब, विकृति का मतलब किसी एक विमा पे लगने वाला बल। तो एक विमा देखिए यहाँ पर ये चेंज हो गया, इतना चेंज हुआ फोर्स लगाने पर, तो क्या है अनुदैर्ध्य विकृति? डेल एल बाई एल, मतलब उसके लंबाई में परिवर्तन बटे उसकी प्रारंभिक लंबाई। आ रहे समझ में? क्या है? विमा में परिवर्तन। देखो, पहला चीज तो विकृति का डेफिनेशन ही होता है विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। विकृति को क्या बोलते हैं? विमा में परिवर्तन, परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। आ रहे समझ में? तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगा? यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल दिया तो क्या होगा बताइए, बोलो। अनुदैर्ध्य विकृति का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। समझे कि नहीं? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। समझ में आया जी? उसके चेंज ऑफ द लेंथ बाई इनर्शियल लेंथ उसका, ठीक है। दूसरा होता है आयतन विकृति, उसमें भी आपने दूसरा पढ़ा था, तो इसमें भी क्या देखोगे? दूसरा आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेन? डेल वी बाई भी, इसका फॉर्मूला डेल वी बाई भी। इसका मतलब क्या होता है? जब किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, तो उसके वॉल्यूम में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उसके आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। विकृति का मतलब होता है उसके आकार के रूप को बदल देना। समझ गया? प्रतिबल एक प्रकार का बल है, प्रतिबल, बल लग रहा है। प्रति, देखो इसके पहले आपने प्रतिबल पढ़ा, प्रति मतलब बटेगा, प्रति मतलब एक विमा पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है, वो प्रतिबल। प्रतिबल एक प्रकार का फोर्स है। क्या है वो? फोर्स है। और विकृति क्या है? प्रतिबल लगने के कारण उसमें जो चेंजेबल आ रहा है, ठीक है, उसके एक विमा पे जो परिवर्तन हो रहा है बल के कारण, उसे हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। मतलब विकृति नाम से चेंज होना, क्या होना? चेंज होना, उसमें परिवर्तन होना, ठीक है। आ रहे समझ में? तो आयतन विकृति क्या है? किसी वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं, ठीक है। आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। आयतन विकृति क्या है? आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। समझे? तीसरा है, देखते हैं हम यहाँ पे अपरूपण प्रतिबल, क्या सॉरी अपरूपण विकृति। देखिए ध्यान समझिएगा, ये क्यूब है, समझिए, घन, घन आप जो भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके स्पर्श दिशा में लगने वाले जो बल होते हैं उसको हम अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। आप जानते हैं, मान लीजिए इसका जो आधार है, ये जो आधार है ये नियत है, ध्यान समझना इसको। तो इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो इसमें आप देख सकते हैं
इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अप्रवण विकृति क्या है, उसके आकृति में होने वाला परिवर्तन डेल एक्स बाई एक्स, उसका आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकृति। इसका मतलब ये, जैसे आप लोग कोई पैकिंग वाला डब्बा देखे हैं, उसके नीचे को आप कांस्टेंट रखिए और ऊपर के किसी एक साइड को छू दीजिए, जैसे केक का ही डब्बा रहता है, नीचे को आप कांस्टेंट रख दीजिए, मतलब उसको कुछ ना करें, ऊपर को ऐसे आप छेड़ देते तो आप कुछ परिवर्तन करते हो, देखना उसका ऊपर का शेप चेंज हो जाता है। नहीं समझे? जैसे आप जो है कोई डब्बा रख लीजिए, ठीक है, उस डब्बे का नीचे में कोई परिवर्तन ना करें आप। इधर देखो, पहले ऊपर को थोड़ा सा आप बल लगा देते हैं डब्बा के, तो क्या होता है, उसका आकृति ही बदल जाता है। आपने देखा है केक का डब्बा, देखिए हो, ठीक है, इसको तो परिभाषा छोटा सा रट लोगे, कोई बात नहीं, कि आकृति में परिवर्तन बटे उसका प्रारंभिक आकृति को अप्रवण विकृति कहते हैं। हो गया, ठीक है, मैं मान गया, हो गया। लेकिन समझोगे कैसे, तो कोई डब्बा देखना आप, ठीक है, डब्बा देख लिए, याद करो, उस डब्बे को एक किनारे को आप टच करते हैं, जोर से उसमें फोर्स लगाते हैं, देखना चेंज हो जाता है, वो थोड़ा अपने अपने मेन जो ओरिजिनल पोजीशन से क्या होता है, वह कुछ चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं, उसको अप्रवण विकृति कहते हैं। नहीं देखिए हो क्या, ठीक, इसीलिए देखना केक डब्बा रखने वाले लोग पूरा उसको अलग पहले से सेटिंग करके नहीं रखते हैं, उसको जाते हो तो फिर रखने के बाद तुरंत बना के देते हैं। याद आ रहा है? और एक साइड को छूना ना, चेंज हो जाता है। और बहुत सारी चीज है ऐसे, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग कागज की कुछ भी खेलते हैं, उसमें आप चेंज कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं। इसके एग्जाम्पल समझ में आप लोग को, इसको आप, ठीक है, इसको फाई या थीटा से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी, फाई या थीटा से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम अगला देखेंगे बेटा, हुक का नियम। किसका नियम? हुक्स लॉ, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या हुआ? चलिए, हुक्स का नियम हम देखते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं, लिख लिए। हुक्स का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने इस हुक्स लॉ पर, ये तारों पर, क्या बात हो रहा है, साइलेंट, हल्ला क्यों करते हैं जी? इतना आप लोग टीचर पढ़ा रहे, चुपचाप नहीं रह सकते आप लोग। चलो बताओ हुक्स का नियम क्या है? खड़े हो जाइए, आप खड़े होइए, तो फिर पढ़ाई करो ना चुपचाप। धात्विक तार जानते हैं, जो धातु मेटल से बने हुए जो तार होते हैं, ठीक है, मेटल से बने हुए जो तारों को अगर लटका दिए हम, ठीक है, तो उसके भार और तार की लंबाई में जो परिवर्तन होता है, जो वृद्धि होता है, वो हुक ने उसके बारे में बताया था। फिर से बता रहा हूं, हुक्स नियम क्या है बेटा, तो धात्विक तारों में लटकाए गए भार, इसमें धात्विक तारों में, मतलब मेटल के जो वायर होते हैं, धात्विक तारों में लटकाए गए भार और तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं, मतलब जो तार की लंबाई में जिस प्रकार की वृद्धि होती है, अगर कुछ भार आप लटका देते हैं, तो उस प्रकार की वृद्धि को हम क्या कहते हैं, हुक का नियम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है हुक का नियम। आपने प्रत्यास्थता पढ़ा था, हुक का नियम देखिए, हुक्स लॉ, प्रत्यास्थता की सीमा में, आप जानते हैं प्रत्यास्थता क्या होता है? प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है विकृति के, इसे हम हुक का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक का नियम क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा में, बोलिए मेरे साथ, के अंतर्गत किसी तार में होने वाला विस्तार, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी तार में होने वाला विस्तार उस तार पर लगाए गए भार के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, ठीक है जी, उसी को हम हुक का नियम कहते हैं, या प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति को हम क्या कहते हैं, हुक का नियम कहते हैं। इधर देखिए, प्रतिबल बराबर, इसको हम देखो, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब होता है कि यदि आप बढ़ाएं तो वो भी बढ़े, घटाएं तो दोनों घटे,
ठीक है, प्रतिबल और एक कांस्टेंट लगता है ई, ठीक है, जिसको प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, ई और ये मल्टीप्लाई विकृति। ठीक है, यहां पर हम अगर ई का मान निकालना चाहें तो प्रतिबल और एक गुणा में इधर गया तो भाग में विकृति। प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा आप क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले आपको हुक का नियम समझ में आया? ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे क्या होता है प्रत्यास्थता गुणांक? प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक का परिभाषा सुनिए कि प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। हुक का नियम फिर से बता रहा हूं, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल, ठीक है, और विकृति जो एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं, उसे हम हुक का नियम कहते हैं। ठीक है, ये प्रत्यास्थता गुणांक जो अभी हमने यहाँ पे बताया, ये प्रत्यास्थता गुणांक की हम यहाँ पर प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। प्रत्यास्थता गुणांक के हम प्रकार देखते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार यंग नामक वैज्ञानिक ने पहले दिया था, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं इसको, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो इसका डेफिनेशन कैसे करोगे? तो प्रतिबल का एक याद कीजिए, प्रतिबल में आपने एक देखा था अनुदैर्ध्य प्रतिबल, याद करो, और अनुदैर्ध्य विकृति, याद आया? विकृति में तो इसे हम y से प्रेजेंट करते हैं, यंग मॉड्यूलस कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉड्यूलस। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इजी है? नहीं समझे? कितने लोग समझे? नहीं समझे? अनुदैर्ध्य यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, देखिए हम जानते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल को हम एफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ए, ध्यान से देखिएगा, और अनुदैर्ध्य विकृति को हम डेल एल बाई एल लिखते थे, ये लिखते थे। तो y बराबर एफ, ये एल इधर सबसे नीचे में सबसे ऊपर चल देगा ये, और ये होगा a डेल एल। समझे कि नहीं? यहां पर ये जो एफ है, ये मान लीजिए कोई भार लटकाया गया है एफ, तो उस बल क्या हो जाएगा? भार लटकाने के कारण mg होगा, mgl होगा कि नहीं? एफ का मान mg होता है ना। ठीक है, मान लो भार है तो mg लिख दिए, और a मतलब एरिया, मान लीजिए किसी तार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो किसी तार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये डेल एल, ये क्या है? इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं? ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसे बना सकते हैं। देखिए तार क्या होता है? बेलन के आकार का होता है, बेलन के आकार का, तो सिलेंडर एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पाई आर स्क्वायर होता है ना, इसलिए उसको पाई आर स्क्वायर लिखा हूं। ठीक है, समझे कि नहीं? नीचे में ए का मान पाई आर स्क्वायर लिखा हूं ना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। हम देख रहे हैं प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, इसको नोट करो। चलिए दूसरा लिखिए बेटा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉड्यूलस। दूसरा क्या है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। क्या बोलो?
आपने प्रतिबल में दूसरा क्या पढ़ा है बताइए, दूसरा क्या पढ़ा? नहीं नहीं, अभिलंब प्रतिबल पढ़ा होगा। हाँ, अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति, यही पढ़े ना। अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। डेफिनेशन देख लीजिए बेटा। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं? अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आगे देखिए, अभिलंब प्रतिबल एक प्रकार का दाब ही है, बल ही है एक प्रकार का, तो P से रिप्रेजेंट करें। पहले ध्यान से देख लीजिए आप लोग, समझना नहीं सीधा लिखना चालू, इसलिए डांट खाते हो। अभिलंब प्रतिबल एक प्रकार का दाब है, प्रेशर है, एक प्रकार का फोर्स ही है, तो P से रिप्रेजेंट करेंगे। आयतन विकृति को हम क्या बोलते हैं? डेल V बाई V लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? पी भी बाई डेल V। ये होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए छोटा सा सूत्र, ठीक है। और इसे K से रिप्रेजेंट करते हैं, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K से, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, आ रहे समझ में। देखिए इसी में होता है कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। ध्यान सुनिए, क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। बुक में देखो अपने अपने। संपीड्यता क्या? किसी चीज को दबाने से वो क्या होता है? वो संपीड़ित होता है। संपीड्यता क्या है? जैसे कोई गैस का वो है, उसको अगर आप दबा रहे हैं तो उसका आयतन क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? आयतन में कमी आता है, उसको हम संपीड्यता कहते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ संपीड्यता, संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, इसी का हिस्सा ये, ठीक है। ये क्या होता है? ये जो 1/k मतलब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जो इसको हम लिखते हैं 1/k, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर? इसको हम लिख सकते हैं डेल V बाई PB लिख सकते हैं। अब कहां से आए बोलोगे? इधर देखो आलिया, संपीड्यता क्या है? किसी भी वस्तु को दबाने से क्या होता है? उसके आयतन में कमी आता है। जैसे आप कोई गैस का, जिसमें हवा भर रहे तो उसको आप दबाते तो उसके आयतन में क्या होता है? कमी आने लगता है, ठीक है। उसको हम संपीड़ित करना, प्रेशर देना, दबाना उसको। जैसे बैलून ले लेते हैं तो उसको आप दबाते हैं तो उसका आयतन थोड़ा कम होने लगता है कि नहीं, वो संपीड्यता है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? 1/k, मतलब वो आयतन प्रत्यास्थता का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो जहां पर k है इस वैल्यू को रखेंगे, फिर उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा लिख दो सीधा, समझे कि नहीं। और इसको इसमें माइनस चिन्ह लगाते हैं। माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसके वैल्यू में कमी होती है। माइनस चिन्ह क्या बताता है? माइनस चिन्ह उसकी कमी को दर्शाता है, समझे कि नहीं। पूछो, नहीं समझ आया पूछो ना इधर। संपीड्यता का किसी भी वस्तु में, ठीक है, संपीड़ित करना उसको, ठीक है। किसी भी वस्तु के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, किसी भी वस्तु के या किसी पदार्थ के लिख सकते हो, किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को, किसको? के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं, ठीक है, समझे आप लोग। लिख लिए? अगला है मॉड्यूलस ऑफ रिगिडिटी, घृणिता गुणांक। क्या है? घृणिता गुणांक, यही साइड में लिख दे, ठीक है। घृणिता गुणांक, ठीक है, ये क्या होता है? देखिए जब किसी वस्तु पे आप क्या देखिए, आपने तीसरा क्या पढ़ा है कि इसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ईटा से। ये ईटा का साइन है ना, ठीक है, किसका साइन है? ईटा का। तो देखिए अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल, तीसरा प्रतिबल देखिए ना, तीसरा प्रतिबल और तीसरा विकृति, अपरूपण विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? देखो कितना इजी है कि नहीं डेफिनेशन। अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? ठीक है। और अब एक प्रकार का अपरूपण प्रतिबल, एक प्रकार का बल है,
है कि नहीं? तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ईटा एफ बाई ए, और अप्रूवण विकृति को मैं फाई लिखा था, वहां पर फाई या थीटा बोला था, तो ईटा इक्वल्स टू एफ बाई, ये भाग में ऊपर जाएगा, ये भी भाग में है, तो क्या होगा, ए बाई फाइव, ए इंटू फाइव होगा। ये क्या है, दृढ़ता गुणांक। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार समझाओ क्या? कितना इजी है कि नहीं चैप्टर? अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं हम, बताइए? दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ठीक, इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ कल। ठीक है, पाइथन अनुपात देखेंगे और कुछ कुछ तार खींचने वाला वैल्यू देखेंगे। ठीक है।